show starts. 3, 2, 1. हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो गाइस ये जो लेक्चर है आज चैप्टर 3 की जो है लास्ट लेक्चर रहने वाली है। आज की इस लास्ट लेक्चर में हम लोग आज चैप्टर 3 को समाप्त कर लेंगे और गाइज उसके बाद एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे, जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की लास्ट वाली वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने विभव मापी के द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल का कंपेयर किए थे, तुलना किए थे। तो वहां हमने पाया था E1/E2 बराबर L1/L2। तो उस टॉपिक में ही मैंने एक बताया था कि विभव मापी का दूसरा अनुप्रयोग है। वो दूसरा अनुप्रयोग ये है कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं विभव मापी की सहायता से, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो गाइस ध्यान से आप समझिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं, एक मानते हैं, क्या मानते हैं, माना एक ऐसा परिपथ लेते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, एक परिपथ बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने एक ऐसा परिपथ का निर्माण किया कि जिस परिपथ में एक सेल लगा हुआ है, साथ में जब सेल लगा हुआ है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद एक बाह्य प्रतिरोध लगाए हैं, एक की लगाए हैं कि इस समय ऑन की स्थिति में है। किसकी स्थिति में है? ऑन की स्थिति में, अर्थात परिपथ पूर्ण है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जैसे ही इस की को ऑन करते हो तो इस सेल से जो है करंट फ्लो होने लगती है। तो ध्यान से समझिएगा, इस सेल में जो है यहाँ सेल के अंदर की बात की जा रही है। तो सेल के अंदर पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस सेल के अंदर एक एक जो है विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग सेल का टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो ये जो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होता है, वहां हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। तो भाई ये ध्यान से समझिएगा, तो सेल के अंदर उत्पन्न विभवांतर आपने क्या पढ़ा? ध्यान से बताइएगा, आपने ये पढ़ा था V बराबर E-IR। ये मैंने पढ़ाया है, ये इसको पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब IR हम लोग इधर की तरफ लाते हैं, V को उधर कर देते हैं। तो ये IR इधर आएगा, तो ये जो IR आपका है ये स्मॉल I इंटू R जब माइनस इधर आएगा इधर की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। उधर आपका E है, ये ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिए। अब उसके बाद ये V उधर की तरफ जा रहा है, बराबर उधर जा रहा है, तो भाई माइनस V हो जाएगा। अब आप मुझे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक चाहिए, तो ये I को इधर कर देते हैं। तो R बराबर हो गया E माइनस V/I। ये बात समझ में आई? इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये जो प्रवाहित होने वाली धारा I है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे भैया इस की को ऑन करोगे परिपथ पूर्ण होगा, इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I मान लेते हैं। अब ये I जब इस प्रतिरोध के सिरे पे पहुंचेगी तो यहाँ एक विभवांतर स्थापित होगा। वो ओम के नियम से यहाँ जो विभवांतर होगा V बराबर IR। पर मुझे यहाँ से बहने वाली धारा I का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो क्या लिखेंगे? बाह्य प्रतिरोध में क्या, या तो लिखते हैं बाह्य प्रतिरोध में के लिए प्रवाहित धारा I बराबर V/R। क्या? V/R। समीकरण नंबर 2, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा गाइज, I का मान क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? R बराबर E माइनस V बटे
आई के स्थान पे v बटे आर रखोगे तो ये v यहाँ आ जाएगा और r यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझे, v बटे आर, नहीं आर कहाँ आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में। अब ये आपने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकाला है। अब इस आंतरिक प्रतिरोध के लिए जो व्यंजक निकाले हो, अब इसकी सहायता से हम लोग आइए अब विभव मापी के सहायता से हम लोग किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि भाई ये आपको इतना चीज़ें अगर समझ में आई हो तो। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, कोई डाउट रहेगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे गाइज। अब ध्यान से समझो, ये सारा सिस्टम, ये जो वाला पूरा है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बता के रखा। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को जाके जरूर देखिए। फिलहाल यहाँ थोड़ा बहुत बता रहे हैं। ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है भैया? परिवर्ती प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध होता है गाइस? परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ध्यान से समझना भैया, यानी एक ऐसा प्रतिरोध जिसको हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बदल सकते हैं, वो क्या कहलाता है? परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। फिर बात करते हैं प्राथमिक परिपथ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, या ए से लेके पूरा बी तक क्या कहलाता है? प्राथमिक परिपथ कहलाता है। यानी एक ऐसा परिपथ जिसको उपयोग में लाने से पहले बना दिया जाता है और उसको बाद में बदला नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक परिपथ कहलाता है। हमने प्राथमिक परिपथ के बारे में बता दिए थे। द्वितीयक परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ जिसको उपयोग जिस प्रकार उपयोग होता है, जिस प्रकार आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग बना लेते हैं। उस परिपथ को क्या कहते हैं? द्वितीयक परिपथ कहते हैं। मतलब इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसी आवश्यकता होती है। अब ध्यान से समझो, अब उपयोग में क्या लाते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? द्वितीयक परिपथ को ए से जोड़ देते हैं। अब एक वायर में जो है सेल जोड़ देते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं, और उसी एक वायर में बाह्य प्रतिरोध जोड़कर जो है इस समय परिपथ को ऑन नहीं करते, अर्थात की जो है निकाल लेते हैं। अर्थात यहाँ परिपथ पूर्ण नहीं है, इस समय परिपथ क्या है? अपूर्ण है। तो इस कंडीशन में गाइस ध्यान से समझिएगा, और इस वायर में एक तार लगा, इस वायर से गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए एक कुंजी लगा देते हैं, एक सर्पी कुंजी लगा देते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है कि एक सर्पी कुंजी होता है, वो एक पेन या मार्कर की तरफ आप समझ लो, ऐसे ही होता है। अब क्या होता है कि हम लोग जब इस कुंजी को इधर की तरफ लाते हैं, तो जो ये गैल्वेनोमीटर में जो संकेतांक लगा रहता है वो इधर की तरफ ऐसे झुक जाता है। और जब इस सर्पी कुंजी को इस बी वाले सिरे पे ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में लगा सर्पी कुंजी इस तरह झुक जाता है। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि भाई ए से और बी के बीच कहीं न कहीं एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ ना हो, अर्थात कहीं न कहीं शून्य की स्थिति जरूर होगी। क्योंकि जब हम लोग इस वायर को इधर की तरफ ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ विक्षोभ हो जा रहा है, अर्थात ऋणात्मक की तरफ जा रहा है, और अगली बार धनात्मक की तरफ विक्षोभ हो जा रहा है। तो भाई बी कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर जीरो होगा। तो हम लोग इस स्पर्शी कुंजी को, चौकी को धीरे धीरे स्पर्श कराते हुए वो बिंदु ढूंढ लेते हैं। वो बिंदु क्या है? L1 दूरी पर वो बिंदु स्थित है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं होता। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बताओ गाइज, यहाँ I जो है 0 हो गई, उसका कारण क्या है? तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, अब भी बता रहे हैं कि इसके कारण जो उत्पन्न विभव होता है, इस L1 के कारण जो उत्पन्न विभव होता है और इसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है, दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अभी ये जो सेल है ना, एक मिनट गाइस, एक मिनट जरा ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा? इसके कारण जो विभव होता है और इस सेल के कारण जो विभव होता है, दोनों का विभव भैया इक्वल हो जाता है। इसलिए इसमें बहने वाली धारा I क्या होती है? शून्य होती है। धारा शून्य कब नहीं होगी? जब दोनों के विभवों में अंतर होगा तब। ठीक, अब बात समझिए आप। अब हमने जो आपको बताया वो चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर। वो चीज़ें क्या लिखते हैं? एक चीज़ ये पिछले वाले वीडियो में भी ये नोट किया गया, फाई यहाँ क्या है? विभव प्रवणता है। फाई यहाँ क्या है? विभव प्रवणता है। ध्यान से समझिएगा,
फाई यहाँ पर क्या है, विभव प्रवणता है। अब 1 मिनट, जब फाई आपका विभव प्रवणता है, साथ में आप ये ध्यान से समझो, ये एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव है या एकांक लंबाई में विभव पतन है? उत्पन्न विभव, एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव, ये बातें आपको समझनी चाहिए। ये ठीक, फाई बराबर। अब ध्यान से समझो, एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव का मतलब है इसके एक एक लंबाई में जो विभव उत्पन्न है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ठीक, अब देखो किसके कारण विभव निकालना है, L1 लंबाई के कारण। तो L1 लंबाई के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है वो इस सेल के, अब बताओ, सेल के टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगी कि सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर? अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बता के रखा है कि जब हम लोग सेल का उपयोग नहीं करते, अर्थात सेल से कोई करंट नहीं लेते, तो उस समय सेल का विद्युत वाहक बल होता है। जैसे नया नया सेल खरीद के लाए और सेल से अगर हम लोग धारा नहीं ले रहे हैं तो उस समय जो सेल की वोल्टता होती है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जब हम लोग सेल को उपयोग में ला लेते हैं, जब सेल को परिपथ में उपयोग में लाते हैं, अर्थात सेल से धारा लेना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय सेल की जो वोल्टता होती है वो टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब बता, इस स्थिति में ये सेल काम कर रहा है, देखिए करंट नहीं फ्लो हो रहा है इस सेल से, तो भाई ये जो होगा इसके कारण जो विभव होगा वो सेल के टर्मिनल और सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर L1 तार के कारण उत्पन्न विभव, L1 तार के कारण उत्पन्न विभव, L1 तार के कारण उत्पन्न विभव। बातें समझ में आई? अब बताओ, ये विद्युत वाहक बल E मान लेते हैं बराबर L1 तार का एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव फाई है, कितना, L1 के कारण, तो फाई L1 समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को किसी भी प्रकार की डाउट हो यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अगर न डाउट दूर किए तो बताइएगा। आगे ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में इस परिपथ को पूर्ण कर देते हैं, कुंजी को लगा देते हैं। जैसे ही इस कुंजी को ऑन करेंगे वैसे ही इस करंट से इस सेल से धारा प्रवाहित होने लगेगी, अर्थात सेल उपयोग में ला ली जाएगी। अर्थात सेल से जब धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा प्रवाहित होने के बाद इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए अब वो जो पॉइंट है, अब हम लोग दूसरी पॉइंट ढूंढने के चक्कर में रहेंगे। देखो भैया, ये 1 मिनट आप ऐसे समझिए, ये पहले के लिए स्थिति थी, अब पहले के लिए अब हम लोग वो पॉइंट ढूंढेंगे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ ना हो। तो वो मान लेते हैं कि वो अगली पॉइंट क्या है, ये है, और जिसकी दूरी A से कितनी है, L2 है। अर्थात L2 दूरी पर वो पॉइंट मिलेगा जहां पर विभव क्या हो जाए, अर्थात जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ न हो। अर्थात L2 तार के कारण इस सेल के अब विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा। L2 तार के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है वो सेल के टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। क्यों सेल की टर्मिनल वोल्टता? क्योंकि सेल को हम लोग उपयोग में ला लिए हैं, सेल से धारा लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब सेल का विद्युत वाहक बल नहीं, सेल का टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब पहली स्थिति क्या थी, K1 जब खुला, या तो हम कह सकते हैं जब आपकी जो कुंजी थी, जो K1 थी, पहले क्या थी, आपकी स्थिति में थी, मतलब बंद की स्थिति में। तो यहाँ कुंजी या K1 कुंजी जो भी कह सकते हैं, K बंद हो, और अब इस बार क्या है, K जो है चालू है। ये तब K बंद के लिए खुला होता है, कुंजी बाहर निकाल दी जाती है, और यहाँ K बंद हो तब के लिए क्या होता है, जब K बंद होगा तो L2 तार के कारण, L2 तार के कारण विभव बराबर क्या हो जाएगा, L2 तार के कारण टर्मिनल वोल्टता रहेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, L2 तार के कारण जो विभव है बराबर हो जाएगा सेल का टर्मिनल वोल्टता, सेल का टर्मिनल वोल्टता।
टर्मिनल वोल्टता। ये बातें आप समझिएगा जरा सा। अब आगे L2 तार के कारण विभव कितना, एकांक लंबाई में फाई है और L2 के कारण तो फाई L2 बराबर सेल का टर्मिनल वोल्टता V। क्या हो गया V। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से V और E का मान यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए क्या रखेंगे, ये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए जरा सा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान से समझिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर के लिए व्यंजक हमने निकाल के रखा है। बराबर क्या होगा, E माइनस वी बटे क्या है, E माइनस वी बटे V और इंटू कैपिटल R। तो E का मान रख दो, E का मान कितना है, फाई L1 है, ठीक, और V का मान कितना है, माइनस फाई L2 और बटे कितना V और ये इंटू क्या लगा दिए R। अब दोनों में क्या कॉमन है, फाई कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, फाई कॉमन है, तो दोनों में फाई कॉमन ले लोगे तो L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 बटे क्या आ जाएगा, V आएगा, बटे V मल्टीप्लाई R। इतनी बातें आपको समझ में आई। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R आया, जो कि R क्या है, ध्यान दीजिएगा, R हम आपसे क्या कह रहे हैं, R बराबर है फाई L1 माइनस L2 इंटू R बटे V। इतनी बातें क्लियर हुई गाइस। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ से V की वैल्यू हटा सकते हैं, इस V को हटाया जा सकता है। तो इस V को क्या रख सकते हैं, इस V के स्थान पे हम लोगों ने निकाला था फाई L2, ये फाई से फाई कैंसिल, तो लास्ट वाला जो व्यंजक निकल के आया R बराबर क्या मिला, L1 माइनस L2 बटे क्या L2 और इंटू कितना R। ये आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। ठीक, विभव मापी की सहायता से कैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, उसके लिए व्यंजक ये है। तो गाइस फिर से एक बार जो है पुनः रिपीट कर देते हैं, जहां कोई भी डाउट रह गया हो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की लेक्चर आप लोगों के लिए बेहतरीन बनाया गया है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले एक जो है परिपथ बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ, और एक बनाते हैं द्वितीयक परिपथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक क्या बना लिए, ऐसा परिपथ लिए जिसमें सेल लगा दिए और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिए। ठीक, अब इस सेल की जो विभव है, इस सेल के अंदर जो विभव है वो किसके बराबर है, E माइनस आई आर के बराबर है। और जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा। ये विभव किसके बराबर है, ये विभव आई, V बराबर आई इंटू आर, पर भाई मुझे ये I चाहिए तो I बराबर V बटे R हो जाएगा। ये हो गया। तो समीकरण 2 से इस I का मान यहाँ पर रख देते हैं तो हमको आंतरिक प्रतिरोध का मान ये मिल जाता है। अब इस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि ये जो फाई है वो क्या है, विभव प्रवणता है। ये फाई क्या है, यहाँ पर विभव प्रवणता है, जो कि एकांक लंबाई में विभव पतन है या उत्पन्न विभव है। ठीक, अब पहली स्थिति में जब हम लोगों ने इसको यहाँ कुंजी को जो है हटा लिया था, अर्थात परिपथ पूर्ण नहीं थे, तब की स्थिति में ये L1 लंबाई के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ था, L1 एक पॉइंट प्राप्त हुआ था जिस पे इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी। तो L1 तार के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ था वो सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर था, क्योंकि सेल उस समय प्रयोग में नहीं लाई गई थी। तो E इक्वल टू फाई L1 हो गया। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में हम लोगों ने कुंजी को बंद कर दिया था, परिपथ को पूर्ण कर लिए, तो इस सेल से धारा प्रवाहित होने लगी। अब सेल उपयोग में ला दी गई तो सेल का विद्युत वाहक बल नहीं रह गया, सेल का टर्मिनल वोल्टता हो गया। फिर हमने वो पॉइंट ढूंढा तो वो पॉइंट L2 मिला। तो L2 तार के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ वो सेल के टर्मिनल वोल्टता के बराबर थी, तो V बराबर फाई L2। फिर हम लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध वाले फार्मूले में E और V का मान रख दिए, और रखने के बाद इस प्रकार R का मान आपको मिल गया। और गाइज अगर अब भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो चैप्टर की आज अंतिम लेक्चर थी। इसी लेक्चर के साथ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हम लोग अब अगले लेक्चर में इस चैप्टर की जो NCERT न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपको
नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिएगा। और गाइज अगला चैप्टर जो आपका ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कराने वाले हैं, उसमें आप लोग सारे फार्मूले को एक तरफ एक पेज में ज़रूर लिखिएगा और तब न्यूमेरिकल लगाने बैठिएगा। इतना मज़ा आएगा कि आप उसको सोच नहीं सकते। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।